मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 14 पादप एवं जंतु का आर्थिक महत्व। तो पादपों से संबंधित हमने महत्व देख लिया था। आज देखते हैं जंतु का आर्थिक महत्व क्या होता है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न जंतुओं से विभिन्न प्रकार की सामग्री या उनसे दूध प्राप्त करता रहा है, ठीक है ना। तो जंतुओं का जो आर्थिक महत्व होता है, तो उससे समय आपको पता है मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, और क्या किया जाता है, मछली पालन भी किया जाता है, रेशम कीट पालन भी किया जाता है। तो इनके पालन से क्या है, आर्थिक मजबूती प्रदान होती है। तो क्या बताया जाता है, प्राचीन काल से मनुष्य विभिन्न जंतुओं को पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए करता है। और नई तकनीकी विकसित होने के कारण विभिन्न प्रकार की जंतुओं की सम प्राप्त की जाती है। जिससे क्या है, उत्तर नस्लें तैयार होती है, और उन उत्तर नस्लों से क्या है, कम समय में अधिक मात्रा में सामग्री प्राप्त की जा सकती है, दूध प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं संक्षिप्त में मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, तो देखिए मधुमक्खी का जो पालन है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, ठीक है ना। किसके लिए किया जाता है, शहद के लिए और मधुमक्खी मोम के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे देखिए क्या होता है, इससे दोहरा लाभ होता है। मधुमक्खी पालन जो होता है उससे परागण की जो क्रिया होती है पौधों में आसानी पूर्वक होती है। कौन सी क्रिया, परागण की क्रिया। जो परागण है वो आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है, जिसके कारण क्या होगी कि फसल में क्या होगी, वृद्धि होगी, अधिक मात्रा में फसल की पैदावार होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मधुमक्खी पालन के द्वारा क्या किया जाता है, परागण की जो क्रिया होती है वो आसानी पूर्वक होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मधुमक्खी पादपों में पालन के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। इनके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है, ठीक है ना। एक तो फसल में पैदावार बढ़ती है और एक मधुमक्खी से प्राप्त शहद की वृद्धि होती है, ठीक है। ये जो शहद होता है लंबे समय तक क्या है, खराब नहीं होता है। तो इसलिए इसको एक तो औषधि के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो औषधि के रूप में होता है, और एक प्रेरक्षक के रूप में। तो लंबे समय तक क्या है, शहद खराब नहीं होता है, तो प्रेरक्षक किसी वस्तु को लंबे समय तक यदि रखना है तो उस प्रेरक्षक के रूप में भी शहद का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी पालन के बारे में आप बता सकते हो, नॉर्मल सी चीजें कुछ नहीं है ऐसा। इसमें छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया जो होती है वो आसानी पूर्वक होती है, जिससे एक तो फसल की पैदावार में क्या होगी, वृद्धि होगी, और एक परागण के लिए कारण क्या होगा कि मधुमक्खी मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसके कारण शहद में क्या होगी, वृद्धि होगी, और शहद के द्वारा औषधि प्राप्त की जा सकती है। और जो शहद होता है वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसको प्रेरक्षक के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये मधुमक्खी पालन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए रेशम कीट पालन। दूसरा देखते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, तो रेशम जो होते हैं, रेशम जो कीट होते हैं वो कौन से पौधे को प्राप्त किया जाता है, शहतूत की पत्तियों पर प्राप्त किए जाते हैं। शहतूत जो पादप होता है उसकी पत्तियों पर रेशम कीट होते हैं। कि वे कीट जिनके द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, रेशम कीट कहलाते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, शहतूत पौधा जो होता है या पादप होता है उसकी पत्तियों पर स्थित होते हैं। इसमें क्या बताया जाता है, देखिए ऐसे कीट जो रेशम धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। इनमें से शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति जो होती है वो प्रमुख कौन सी है, बोम्बिक्स मोराई। कौन सी है, बोम्बिक्स मोराई। तो प्रमुख जो जाति है रेशम कीट की, रेशम कीट की प्रमुख जो जाति होती है शहतूत, वो कौन सी होती है, प्रमुख जाति है।
बोम्बिक्स और एक नंबर में पूछा जा सकता है रेशम कीट प्राप्त करने के लिए रेशम कीट की प्रमुख जाति कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, बोम्बिक्स मोराई होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो कीट होते हैं ये एक लार्वा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, लार्वा उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। और इस लार्वे को क्या कहा जाता है, रेशम कीट शुरुआत में क्या करेंगे, एक लार्वा उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, लार्वा। ये रेशम कीट जो होता है अंडा देगा, मतलब अंडा देगा, अंडे के बाद में उसमें क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। उस लार्वे को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटरपिलर। ये जो अंडज की क्रिया के दौरान जो अंडा उत्पन्न होता है उसमें लार्वा निकलता है, उस लार्वे को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा तो ये कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहा जाता है कि इस लार्वे से लार ग्रंथि निकलती है। क्या निकलती है, लार ग्रंथि। ठीक है। उन लार ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, रेशम ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेशम ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है ना। जिनकी लंबाई क्या होती है, जो लार्वा होती है उससे लगभग 5 गुना अधिक होती है। जिनकी लंबाई क्या होती है, लार्वे से 5 गुना अधिक होती है। ठीक है। जब लार्वा पूर्ण विकसित है, ये जो ग्रंथियां होती है इनसे समय क्या बताया गया है, जब रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वे की लंबाई 7.5 सेमी हो जाती है। पूर्ण विकसित होता है लार्वा, उसकी लंबाई कितनी होती है, जैसे लार्वे की लंबाई 7.5 सेमी हो जाती है तो लार्वा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसी लंबाई हो जाएगी 7.5 सेमी लार्वे की, तो लार्वा क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है, निष्क्रिय। इस निष्क्रिय लार्वे क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यूपा। ठीक है। अब देखिए इससे क्या है, कोकून बनता है। क्या बनेगा, कोकून। जैसे ही इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 सेमी हो जाएगी तो निष्क्रिय हो जाएगा और कोकून का निर्माण होगा। ठीक है। और इस बंद लार्वे में जो निष्क्रिय लार्वा होता है, सॉरी निष्क्रिय जो लार्वा होता है उसको प्यूपा कहा जाता है। कोकून है उससे लगभग एक कोकून से 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त किया जाता है रेशम का। 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त किया जाता है। और एक कोकून का जो भार होता है 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम तक होता है। एक जो कोकून का भार होता है वो कितना होता है, 1.8 ग्राम से 2.8 ग्राम होता है। ठीक है। इसका भीतरी भाग जो होता है वो फाइब्रिन का, और बाह्य भाग जो होता है वो सीरेसिव प्रोटीन का बना होता है। भीतरी भाग जो होता है वो तो फाइब्रिन का होता है। इसका होता है फाइब्रिन। भीतरी भाग जो होता है इसका फाइब्रिन का होता है, कोकून का तो भीतरी भाग फाइब्रिन, और जो आंतरिक भाग होता है तो सीरीसिम का होता है, सीरीसिम प्रोटीन का होता है। तो देखिए यदि आपको रेशम कीट पूछ लिया जाए तो अनेक बातें मैंने आपके यहाँ पर लिखी है। रेशम कीट की प्रमुख जाति कौन सी होती है, बोम्बिक्स मोराई होती है। ठीक है। और रेशम कीट के द्वारा जो कपड़े बुनने की प्रक्रिया होती है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और वे कीट जिनकी सहायता से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है रेशम कीट कहलाते हैं। ये शहतूत की पत्तियों पर विद्यमान रहते हैं। ठीक है। शहतूत की पत्तियों पर रहने वाले प्रमुख जाति कौन सी होती है, रेशम कीट की बोम्बिक्स मोराई होती है। इनसे एक जब अंडज की क्रिया उत्पन्न होती है उससे क्या एक लार्वा निकलता है अंडे में, और उस लार्वे को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और इस लार्वे से क्या लाल ग्रंथि निकलती है। उन लाल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, उन लाल ग्रंथि को रेशम ग्रंथियां कहा जाता है। इन रेशम ग्रंथि की जो लंबाई होती है लार्वे से कितनी होती है, 5 गुना अधिक होती है। जैसे लार्वे की लंबाई है
लगभग 7.5 में रहती है तो क्या होता जाता है, ये निष्क्रिय हो जाता है और कोकून का क्या होता है, निर्माण होता है। इस निष्क्रिय लाइफ को क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। और एक कोकून से लगभग 1000 से 1200 मीटर धागा प्राप्त किया जा सकता है। और एक कोकून का भार कितना होता है, लगभग 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम होता है। इस कोकून का जो भीतरी भाग होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है और आंतरिक भाग होता है वो सिलिसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना। ये रेशम कीट के पालन के बारे में आप बता सकते हो, नॉर्मल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकदम सब जो पूर्ण भाषा थी तो शॉर्टकट में समझा दिया आपको। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखो, लाख कीट का संवर्धन। रेशम कीट के बारे में देख लिया, मधुमक्खी पालन के बारे में देख लिया। आप देखते हैं लाख कीट का संवर्धन। तो लाख कीट जो होता है भारत में सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है। उसकी विधियां भी प्राप्त करने की 2 होती है, एक आदिवासी विधि होती है और एक आधुनिक विधि होती है। लाख कीट का संवर्धन। तो देखिए क्या बताया जाता है लाख कीट के बारे में। ये लाख कीटों के लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्थापित रेजिनयुक्त रसदार पदार्थ को लाख कहते हैं। तो लाख कीट के द्वारा एक रसदार पदार्थ उत्पन्न होता है लाखों ग्रंथियों द्वारा। ठीक है ना। उस रसदार पदार्थ को क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। लाख के व्यापारिक बारे तो लाख के कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। कि व्यापार के लिए यदि लाख उत्पन्न किया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाख संवर्धन कहलाती है। और विश्व का लगभग 80% लाख का जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। कितना, विश्व का 80% लाख उत्पादन भारत में होता है। भारत में होता है। ठीक है ना। लाख कीट का संवर्धन किसे कहते हैं कि यदि लाख को व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित किया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाख का संवर्धन कहलाती है। और विश्व का 80% लाख उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, भारत में होता है। लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है वो होता है लेसिफर लेका। और लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लाख कीट का वैज्ञानिक नाम। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका। क्या होता है, लेसिफर लेका। ध्यान रखना, एक नंबर पूछा जा सकता है, कई भी पूछा गया है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लेसिफर लेका होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये छोटे आकार के होते हैं। जो नर लाख कीट होते हैं, जो नर, ये होते हैं मादा और ये होते हैं नर। नर लाख कीट का जो आकार होता है वो छोटा होता है, इसकी तुलना में मादा लाख कीट की तुलना में। नर लाख कीट का आकार मादा लाख कीट की तुलना में, मादा लाख कीट की तुलना में कम होता है। और ये जो नर लाख कीट होते हैं ये गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। नर लाख कीट का जो आकार कम होने के कारण क्या है, इससे लाख का जो उत्पादन होता है कम होता है। लेकिन जो मादा लाख कीट है उसका आकार क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण क्या है, लाख का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इससे समझ क्या बताया जाता है कि लाभ उत्पादन के लिए 2 विधियां प्रचलित होती है। एक तो पुरानी देशी विधि, ठीक है ना,
एक आधुनिक विधि। तो दो विधि होती है लाख कीट उत्पादन की, एक तो पुरानी देसी विधि, पुरानी देसी विधि। इसमें क्या होता था कि आदिवासी क्या करते थे कि लाख पेड़ का जो पेड़ होता था, ठीक है ना, उसको ही काट कर संपूर्ण रूप से उसका क्या लाभ प्राप्त कर लेते थे, और अगली बार क्या है लाख का उत्पादन उस पेड़ से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो इससे क्या है अगली बार के लिए जो है अगली पीढ़ी के लिए जो आपके पास लाख है वो बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है। और दूसरी होती है आधुनिक विधि। क्या होती है आधुनिक विधि? पुरानी देसी विधि में तो क्या लाख कीट का जो उत्पादन उसको ही काट दिया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना। तो क्या कहता है आधुनिक यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल की ज्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि लाख एक साथ नए निकाल कर बारी बारी निकाला जाता है इसमें। और इसका अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना लाख कीट का संवर्धन है, विश्व का 80% लाख उत्पादन भारत में होता है, ठीक है ना। और लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लेसिफर लेका होता है। इसमें जो नर लाख कीट होता है उसका आकार मादा लाख कीट की तुलना में कम होता है। नर लाख जो होता है उसके द्वारा गुलाबी रंग का या विभिन्न रंगों का क्या है लाख प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब लाख उत्पादन की जो विधि होती है वो दो होती है, पुरानी देसी विधि और आधुनिक विधि। पुरानी देसी विधि में क्या है जो आदिवासी होते थे वो लाख कीट को क्या है जो उत्पादन होता था लाख कीट का उसको संपूर्ण रूप से काट लेते थे और एक साथ क्या उसी लाख प्राप्त कर लेते थे, जिससे क्या आगामी पीढ़ी के लिए लाभ है उसमें क्या है अधिकतम हानि होती थी। अब देखिए आधुनिक विधि, तो आधुनिक यह एक वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें क्या लाभ एक साथ निकाल कर क्या है बारी बारी निकाला जाता है, जिससे क्या आगामी आने वाली पीढ़ी में क्या है लाभ की कमी नहीं होती है, ज्यादा हानि नहीं होती है। तो आज के लिए इतना काफी होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके बाय।